हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरेंद्र तिवारी और आज से हमारे द्वारा शुरू किया जा रहा है अर्थव्यवस्था इकोनॉमी फॉर आईएएस, बीपीएससी, यूपीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। इवन इफ आप बीपीएससी, बीएसएससी, सीजीएल या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट यह सीरीज होने वाली है। इस पूरे सीरीज में हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी के सार संग्रह के बारे में, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बुक्स का भी इसमें सारगर्भ है। तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेक्टार है बहुत सारे बुक्स का। एनसीईआरटी की बात करें या स्टैंडर्ड बुक्स का, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और चूंकि यह सीरीज बाइलिंगुअल है, तो आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सब दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए इक्वल लाभ मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ से सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट किसी फर्दर डिले। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। माय डियर फ्रेंड, देखिए, मैं हमेशा ही रिसाइड करता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ने का पर्पज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि मान लीजिए जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, या अर्थव्यवस्था, दैट मीन्स हिंदी में अर्थव्यवस्था की बात करें, या हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, फिलॉसफी की बात करें, साइकोलॉजी की, सोशलॉजी की बात करें, तो आखिर ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट हमसे विभिन्न आयोग क्यों आशा रखते हैं कि हम पढ़ें। तो देखिए, आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे और आपको समाज के हर एक हिस्से के बारे में, समाज के हर एक स्टेटस के बारे में जानकारी चाहिए। चाहे समाज की आर्थिक व्यवस्था हो, राजनैतिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरीके की व्यवस्था हो, सबके बारे में आपको जानकारी चाहिए। और ये जानकारी जहाँ से भी इकट्ठा जिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको होती है, तो आयोग ये कोशिश करता है कि आप वो चीज़, आपको उन जनरल फॉर्म में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, ताकि आपका डिसीजन मेकिंग अप टू मार्क हो और ओवरऑल आप अपने डिसीजन मेकिंग से, अपने प्रयासों से सरकार को एक वेलफेयर गवर्नमेंट के रूप में एस्टैब्लिश करने में सहायता कर सको, या स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश करने में सहायता कर सको। तो पहली बात, हमें इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी क्यों पढ़नी चाहिए। तो देखिए, जिस सोसाइटी का हम हिस्सा बनने जा रहे हैं या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, एज एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्शन के बाद हम हिस्सा बनेंगे, हमारे डिसीजंस के द्वारा बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि समाज में जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जहाँ से लोगों को रोजगार मिलता है, प्रोडक्शन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजम्पशन होता है, वो आखिर किस रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम करता है, उसके पीछे की थियरी क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है, फिलॉसफी क्या होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसीलिए बात करते हैं पहले इकोनॉमिक्स की। देखिए, इसमें दो टर्म्स होते हैं, दो शब्दावलियां हैं, ये इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, दोनों अलग अलग हैं। पहला है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे आप पढ़ोगे सोशल साइंस के रूप में, सामाजिक विज्ञान के रूप में, जिसमें यह बताता है, यह एक विषय है जो यह बताता है कि बाजार के सिद्धांत या रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके से हैं, किस तरीके से बाजार काम करता है, साथ में किसी भी संसाधन का हमें किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये सारी चीजें इस पार्टिकुलर इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा। अर्थशास्त्र के, ऐसा कहा जाता है कि अर्थशास्त्र के नीतियों और सिद्धांतों को प्रमुख रूप से प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास एडम स्मिथ जी ने किया था, जो कि प्रसिद्ध स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट रहे हैं। 1776 में अपने द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में। ठीक है, तो वेल्थ ऑफ नेशन पूछा जाता है जनरली, फैक्चुअल लेवल पे काफी आसान है, बट पूछा जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है या कब प्रकाशित हुई। कुछ आयोग ज्यादा ही फैक्चुअल होते हैं, तो यहां से प्रश्न अराइज कर देते हैं, तो ध्यान में रखना। इसीलिए इन सारे कारणों की वजह से, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल है, बहुत लोग नहीं मानते हैं इकोनॉमिक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को, लेकिन इसीलिए चूंकि इन्होंने प्रथम प्रयास किया था कि मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था का जो रूल्स एंड रेगुलेशन होगा किन सिद्धांतों पे काम करता है, इसीलिए इनको एडम स्मिथ जी को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, दैट मीन्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रोमिनेंटली प्रेजेंट द पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स was made by famous Scottish economist
Adam Smith in his book The Wealth of Nations, published in 1776. That's why Adam Smith is called the father of economics. ठीक है, और इसमें देख लीजिए, economics is a subject under which it is told on the basis of market principles and policies how and to what extent the society, government and individual use their resources and should do. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखा कि इकोनॉमिक्स एज ए सोशल साइंस हमें बताता है कि मार्केट किन सिद्धांतों पे काम करता है, जो रिसोर्सेज हैं, इंडिविजुअल हो, गवर्नमेंट हो या सोसाइटी हो, किस हद तक करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स बताता है एज ए सब्जेक्ट के रूप पे। अब बात आ जाती है इकोनॉमी की। तो देखिए, इसमें आपको बताना चाहूंगा, जो अर्थव्यवस्था है, दैट मींस इकोनॉमी है, यह उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें बताया जाता है कि किसी भी वस्तु का किस लेवल पे प्रोडक्शन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसे होना चाहिए, कंजम्पशन वगैरह किस हद तक होना चाहिए। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थव्यवस्था का डायनेमिक क्षेत्र है। यदि हम कहेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए ये एक विशेष अवधि के बारे में बात करता है। उदाहरण के लिए यदि हम कहते हैं कि समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसका तात्पर्य होता है कि वर्तमान में भारत की सभी आर्थिक गतिविधियां, ठीक है। तो एज इकोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं तो किसी भी गुड्स का उत्पादन पढ़ते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं और उसका कंजम्पशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम होलिस्टिक लेवल पे पढ़ते हैं, देखते हैं। एन इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ द प्रोडक्शन, distribution and trade as well as consumption of goods and services. In general, it is defined as a social domain that emphasizes the practices, discourses and material expressions associated with the production, use and management of scarce resources. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इकोनॉमी के बारे में देखा। तो जो ये प्राथमिक प्राइमरी रूप से दो टर्मिनोलॉजी थी, दो शब्दावली थी, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, आई होप कि आपका कंसेप्ट जो है इसको लेकर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने इस चीज को बारे में जाना, मतलब जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो आखिर क्या हमें बताना चाहता है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हमने जानकारी रखी। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे बात हो रही है कि किसी भी समाज में, ठीक है, हम लोअर लेवल की बात, यदि अपर लेवल पे देखें तो एक शासक वर्ग होता है जिसके द्वारा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है और किसी भी सोसाइटी को गवर्न किया जाता है, शासित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिकल जो इकोनॉमिक्स की व्यवस्था, इकोनॉमी की व्यवस्था है और जो शासक वर्ग है उनके बीच का कोरिलेशन, रिलेशन कैसा है, यदि इसके आधार पर देखा जाए तो पूरे अर्थव्यवस्था को तीन हिस्सों में बांटा गया है, तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दैट मींस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है स्टेट इकोनॉमी, दैट मींस राज्य अर्थव्यवस्था। और तीसरा है मिश्रित इकोनॉमी, दैट मींस मिक्स इकोनॉमी, दैट मींस मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब एक एक करके इन सारे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दैट मींस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राज्य अर्थव्यवस्था, दैट मींस स्टेट इकोनॉमी, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, दैट मींस मिक्स इकोनॉमी के डिफिनेशंस को देखते हैं, इनके क्या पार्टिकुलर फीचर्स होते हैं, इंडिया में किस तरीके की व्यवस्था है, विश्व के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके की व्यवस्था है, ये सारी चीजें देखते हैं। पहली बात कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की करते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने देखा कि जो सरकार है या इकोनॉमी की जो व्यवस्था है उसमें सरकार का इंटरवेंशन या सरकार और इकोनॉमी के विभिन्न हिस्सों के बीच के रिलेशन के आधार पे हम तीन हिस्सों में हमने बांटा, जिसमें पहला हिस्सा है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। प्रकार, हिस्सा नहीं, प्रकार। तो पहला प्रकार है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। देखिए, इसमें होता क्या है कि इसमें क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उत्पादित वस्तु को किस दाम पर बेचना है, ये सारी चीजें मार्केट पे डिपेंड करती है। सरकार इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करती, सरकार स्वतंत्र छोड़ देती है। आपको जो उत्पादित करना है आप करो, डिस्ट्रीब्यूशन करना है करो, आपको प्राइस कैसे रखना है, आपको लाभ कितना कमाना है, ये सब कमाओ, आप स्वतंत्र हो। हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में लीकर बैन है, तो यहाँ पे उत्पादन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और कंजम्पशन करना दोनों अवैध है। यदि आप करते हो तो आपको सरकार पकड़ के जेल में डाल देगी। ठीक है,
तो कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं ऑब्वियस। समाज में सामंजस्य बनाने के लिए, समरसता व्याप्त रखने के लिए, सोशल वेलफेयर को एक्सेल करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। इवन इफ आपको फंडामेंटल राइट जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है उस पे भी रेशनल रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वो अप्लाइड किए जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था उसे अछूता नहीं है ऑब्वियस। तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिहार सरकार देखी कि यहाँ के लोग ऑब्वियस बहुत ज्यादा गरीब हैं, हालांकि वहां भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। सरकार तो कोई ये नहीं करती कि ना भैया जो करूंगा सारा उत्पादन मैं ही करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन मैं ही करूंगा, और किसको कितने प्राइस पे बेचना है, कितना लाभ कमाना है, सब मेरे द्वारा कंट्रोल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार ने देखा, नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट ने, कि भैया देखो यहाँ पे काफी लोग वैसे ही गरीब है, बीमारू स्टेट है, और लीकर कंजम्पशन में परिवार टूट रहे हैं, घरेलू हिंसा बढ़ रही है, तो इसको बैन करना, इसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन दोनों तीनों जो है इलीगल हो गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, रिस्ट्रिक्शन हर एक जगह होती है, तो लेकिन उसको छोड़ दिया जाए कुछ हिस्सों को। तो इसमें क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किस प्राइस पे बेचना है, कितना मुनाफा कमाना है, भैया मार्केट के ऊपर सारी चीजें रहती है। सरकार का जो इंटरवेंशन होता है वो नाम मात्र का होता है, तो इसको बोलते हैं हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप देखोगे तो यूएसए और जितना भी यूरोपियन यूनियन के देश है ना, यूरोपियन ईयू के देश हैं, यूरोपियन यूनियन के सारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैं। मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं विश्व में सब जो है यही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दैट मींस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे चलती है। इन दिस what to produce, how much to produce, at what price to sell the produced goods, all this is decided by the market. The government has no role in this. तो इसे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे और पढ़ेंगे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर। ठीक है, प्राइवेट ऑनरशिप होती है, ऑब्वियस जो प्राइवेट व्यक्ति है वो कोई भी बिजनेस व्यापार शुरू कर सकता है, हालांकि रिस्ट्रिक्शन अप्लाई है सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ प्राइस डिटर्मिनेशन कर सकता है। इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है वो नाम हस्तक्षेप जो होता है वो नाम मात्र का होता है। ठीक है, कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है इसमें, तो इकोनॉमी एक्सेल करती है, लोगों का रहन सहन स्तर जो है हाई लेवल का होता है। यहाँ पे कंपटीशन का मतलब समझा देता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। मान लो कि आप एप्पल का फोन यूज करते हो, तो एप्पल जो है हाई लेवल का अभी जो फोन का मार्केट है, सेलफोन का मार्केट है, स्मार्टफोन का अपर स्टार्टअप पे विराजमान है, बहुत बड़ी कंपनी है, ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है। तो एप्पल का एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड को वो हमेशा बनाए रखना चाहेगी यदि उसको मार्केट को लीड करना है तो। ठीक है, अब उसके कंपटीशन में मान लो उसके अगेंस्ट में आप कोई फोन मतलब कोई फोन कंपनी सेटअप करना चाहते हो, कोई फोन को मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, तो आप कोशिश करोगे कि मुझे एप्पल को बीट करना है। यदि आपका लक्ष्य है तो आप क्या करोगे, प्राइस कम रखोगे। ठीक है, और एप्पल से बढ़िया क्वालिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे, फीचर्स बढ़िया दोगे, साथ में सिक्योरिटी, आजकल साइबर सिक्योरिटी जो है बहुत बड़ा थ्रेट है आज के सोशल मीडिया के ज़माने में, तो उसको कैसे आप संरक्षित दोगे, डाटा का संरक्षण कैसे करोगे, जो डेटा संग्रह होता है, एक्युमुलेशन होता है, उसको कैसे सिक्योर रखोगे अपने सर्वर पे, ताकि आपका कस्टमर जो है ये मतलब उसके अंदर ये सुरक्षा की भाव रहे कि चलो हम फलाना कंपनी का यदि फ़ोन खरीदेंगे तो ये एप्पल से भी बेहतर है और कम प्राइस पे मतलब मिल रहा है। तो यहीं से कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एप्पल भी क्या करेगा, अपने फीचर को एक्सेल करेगा, अपना स्टेटा जो लेवल है उसको बनाए रखने के लिए, और जो ये नई नवेली कंपनी है ये भी अप टू मार्क करने की कोशिश करेगी एप्पल को बीट करने के लिए। तो दोनों में हेल्दी कंपटीशन होगा, और ये कंपटीशन जब होता है तो इससे लाभ जो है अंततोगत्वा किसको मिलता है, ग्राहक को मिलता है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मोनोपोली ना हो, क्रोनिक कैपिटलिज्म नहीं हो, तो लगभग सबको लाभ मिलता है जिनके पास परचेजिंग पावर कैपेसिटी होती है। दैट मींस जो प्रोड्यूस गुड्स हैं कंपनियों के द्वारा विनिर्मित वस्तुएं हैं, उनको खरीदने की ताकत अगर कोई व्यक्ति रखता है तो उसको लाभ मिलेगा इस कंपटीशन से, हेल्दी कंपटीशन से। ठीक है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन होता है इसमें, कंपनियां प्रॉफिट के लिए ही काम करती हैं।
सरकार इसमें कोई वो नहीं कर सकता। हालांकि सरकार जो लोग पिछड़ गए हैं सोसाइटी में, रेस से, डेवलपमेंट के रेस में पिछड़ गए हैं, उनको एक्सेल करने के लिए और रेस में हिस्सेदार बनाने के लिए सपोर्ट करती है। तो इन कंपनियों से कुछ सेस वगैरह लेती है जो सामाजिक उत्थान में काम किया जाता है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रहन सहन पे लोगों का, ठीक है। तो वो अलग चीज है, लेकिन मैक्सिमम लेवल पे कंपनियां जो है प्रॉफिट कमाती हैं और उसी प्रॉफिट में से सेस या शेयर कुछ देती हैं सोशल डेवलपमेंट के लिए, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। प्राइवेट ओनरशिप हमने देख ही लिया इसमें, ठीक है। तो ये फीचर्स होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक आप बने हुए हो तो ऑब्वियस आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, आप हमें पसंद कर रहे हो, तो आपका पसंद हमारे वीडियो को लाइक पे दिखना चाहिए, कमेंट पे अप्रिसिएशन वर्ड्स में दिखने चाहिए और अन्य फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन में दिखना चाहिए, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट रहें आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल और कंटेंट लेके आए, ठीक है, इस भीड़ भरे जमाने में, ताकि आपका जो है, आप जो भी समय हमारे साथ व्यतीत करो वो फ्रूटफुल हो, आपके प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन हो और आप अंततः सेलेक्ट होके सोसाइटी को अपर लेवल पर ले जाओ, बिहार को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ और पूरी दुनिया में जो है अपने देश का नाम रोशन करो। अब बात आ जाती है स्टेट इकोनॉमी की, ठीक है। अब स्टेट इकोनॉमी का मतलब क्या है? यहां पे सेंट्रलाइज इकोनॉमी का मतलब आप सोचोगे स्टेट इकोनॉमी तो आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए, मतलब सेंट्रलाइज इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी मतलब स्टेट ही सब कुछ यहां पे गवर्न करेगी कि क्या उत्पादित करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है कैसे, और कितना प्राइस रखना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, ऑल गवर्न बाय स्टेट, ठीक है। तो इसमें उत्पादन, आपूर्ति, दैट मीन्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो प्राइस का फैसला होता है, प्राइसिंग होती है, सबका फैसला सरकार के द्वारा किया जाता है। और इन अर्थव्यवस्थाओं को सेंट्रलाइज इकोनॉमी, दैट मीन्स केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इन दिस इकोनॉमी डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई एंड प्राइसेस इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। दीज इकोनॉमिक्स आर कॉल्ड सेंट्रलाइज इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो पूरे विश्व में यदि विश्व पटल पे आप नजर डालोगे तो दो तरीके के इसमें पैटर्न मिलते हैं। एक यूएसएसआर का, जो रसिया का पैटर्न रहा है, और दूसरा चाइना का पैटर्न रहा है। ये दो तरीके के पैटर्न मिलते हैं। रशिया के पैटर्न में देखोगे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, तो इसे सोशल इकोनॉमी बोला जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था बोला जाता है। दैट मीन्स इसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन का जो मतलब अधिकार रहता है, ये सामूहिक व्यक्तियों पे होता है, सामूहिक लोग पे होता है। इसमें उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण होता है और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ सोवियत यूनियन, सोशलिस्ट इकोनॉमी, देयर इज कलेक्टिव कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इकोनॉमी गवर्नमेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल और रनिंग इट, ठीक है। तो हमने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था एक देखा, दूसरा मतलब ये समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, और दूसरा स्वरूप आपको देखने को मिलता है स्टेट इकोनॉमी का, वह है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जो चाइना की अर्थव्यवस्था है। और 1985 तक, अब तो थोड़ा सा लिबरल हो गया है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। यहां तो 1985 तक सभी संपत्तियों पे केवल और केवल सरकार का हक था, सरकार का कंट्रोल था, इवन इफ जो श्रम संसाधन होते हैं ना उस पर भी, ठीक है। तो ये स्वरूप आपने देखा स्टेट इकोनॉमी का, ठीक है। तो चाइना इकोनॉमी कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ लेबर इंक्लूडिंग ऑल प्रॉपर्टी, दिस सिस्टम रिमेन्ड इन प्लेस अंटिल 1985, ठीक है। उसके बाद छूट वगैरह दी गई, वो दूसरी चीज है, ठीक है। तो हमने देखा स्टेट इकोनॉमी के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब आ जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, दैट मीन्स मिक्स इकोनॉमी। आप ये यहां पे फिगर देखो, एक व्यक्ति है, ये प्राइवेट और पब्लिक को एक बॉल में मिला दे रहा है, एक कटोरे में मिला दे रहा है और मिक्स कर दे रहा है, और इससे जो है मिक्स इकोनॉमी निकल के आ रही है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये इसमें राज्य अर्थव्यवस्था का भी कुछ स्वरूप आपको देखने को मिलेगा और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। अब आप सोचोगे कि ये कौन सी बला है भैया, ना इधर का ना उधर का, बीच बीच का ये क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, तो उस समय विश्व आपको पता है कि दो ध्रुवों में लगभग बटा हुआ था। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, एक तरफ यूएसएसआर हो गया और दूसरी तरफ आपका यूएसए हो गया। तो जो 9 नवेले देश थे,
जो कभी गुलामी के जंजीर से तोड़ के अपने आप को आज़ाद किए, गुलामी के जंजीर को तोड़ के, और या कोई इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते। देखिए, युद्ध जो है अंतिम पर्याय होना चाहिए, किसी भी सोसाइटी में युद्ध जो है अंतिम पर्याय होना चाहिए, युद्ध कोई विकल्प नहीं होता। युद्ध से बहुत सारी चीज़ों की हानि होती है, मानवता क्षत-विक्षत होती है, अर्थव्यवस्था क्षत-विक्षत होती है, प्राकृतिक जो संरचनाएं होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनका नाश विनाश होता है। तो ओवरऑल मानवता के लिए सही अप्रोच युद्ध होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये अलग चीज है, बाद में बात करेंगे हम धीरे धीरे, जब क्लास में आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा या अन्य सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे तो आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। तो लोग युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे, चाहे वो शीत युद्ध हो या कन्वेंशनल वार हो, मतलब हथियार वगैरह से लड़ना, भाला तलवार, एटॉमिक बम वगैरह से लड़ना। तो बहुत सारे देश ऐसा नहीं चाहते थे, उसमें इंडिया भी एक था। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल माइंडसेट वाले भी लोग थे, अपर स्ट्राटा के लोग थे, बहुत सारे लोग धनाढ्य लोग भी थे और बहुत चरम गरीबी भी थी। तो ऐसा ही इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है हमेशा दो स्वरूप में ये देखता है, इसके दो पहलू हैं, एक इंडिया है और एक भारत है। इंडिया है जो आगे एक्सेल कर रहा है, डेवलप कर रहा है और कई ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने में इसका काफ़ी प्रॉपर योगदान है। और दूसरा पहलू है जो अभी भी डेवलपमेंट के रेस में पीछे छूट गया है। तो यहाँ पे जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी, उनका माइंडसेट ये था कि ना भैया, हमें एक्सट्रीम बनना ही नहीं है, ना हमें साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था चाहिए और ना ही हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चाहिए, हम दोनों का मिश्रण रखेंगे अपने यहाँ। और ऐसे बहुत सारे देशों ने अडॉप्ट करा, इसमें भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, बहुत सारे देश थे, एशियन कॉन्टिनेंट के मैक्सिमम कंट्रीज जो है इन्होंने अडॉप्ट करा इस कॉन्सेप्ट को। अब इसके पीछे क्या कारण था? पहला कि जो अपर स्ट्राटा के लोग हैं, जो समाज को एक्सेल कर सकते हैं, भारत को डेवलप बना सकते हैं, उनके लिए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था काफी सही है, ये होना ही चाहिए। और जो लोग पिछड़ गए हैं, जो गरीबी के मार को झेल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रत्यक्त हैं, सोसाइटी के किनारे पे, कॉर्नर एज पे खड़े हैं और वो धड़ाम से गिर सकते हैं, उनका उत्थान जरूरी है। इसलिए सरकार का सपोर्ट उनको चाहिए। तो सरकार जो एक्सेल करना चाहते हैं उनके लिए जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और जो पिछड़ गए हैं डेवलपमेंट के रेस में, उनको सरकार संरक्षण देगी। अर्थात कुछ ऐसे पोर्शन रहेंगे जिनके प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे सरकार का हक रहेगा, और सरकार उन लोगों को संरक्षित करेगी, उन लोगों को जो बेसिक नीड्स होते हैं उनको प्रोवाइड करेगी, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ताकि वो लोग एक्सेल करें, वो लोग भी बढ़ें और ओवरऑल भारत को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए सरकार ने क्या करा, राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की खिचड़ी अपने यहां अडॉप्ट कर ली, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट मींस मिश्रित अर्थव्यवस्था मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहां पे मिक्स इकोनॉमी के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ मिक्स इकोनॉमी: को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल सेक्टर, हमने देखा यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, दूसरा स्वरूप भी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला फॉर्म भी होता है इसमें। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव सेक्टर होता है, इसमें सहकारी संस्थाएं होती हैं। दैट मीन सरकार यदि कहीं तक नहीं पहुंच पाती तो वहां के लोगों को उत्थान कर, वहां के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सरकार जो है इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स को प्रमोट करती है, उनको सपोर्ट करती है धन से, संसाधन से, ताकि वो उन लोगों को सपोर्ट कर सके जहां पे सरकार नहीं पहुंच पा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे फ्रीडम भी होता है, कंट्रोल भी होता है। फ्रीडम इन द सेंस मतलब जो कैपिटलिस्ट हैं उनको फ्रीडम है भैया, कंट्रोल भी होता है कि जो पिछड़ गए हैं उनको कैसे संरक्षण दिया जाए। साथ में इसका डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा किया जाता है, योजना बनाई जाती है 5 वर्षीय 10 वर्षीय, ताकि उन योजना में जो पिछड़े हुए सेक्टर हैं उनका प्रॉपर विकास हो सके और अंततोगत्वा सोशल वेलफेयर हो सके माय फ्रेंड। ठीक है, तो ये हमने फीचर्स ऑफ इन मिक्स इकोनॉमी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में देखते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो भी क्रियाकलाप होती है ना किसी भी इकोनॉमी में, जिससे मतलब रोजगार उत्पन्न होता है, लोग पैसा कमाते हैं, उनके क्रियाकलापों के, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार के आधार पे जो है अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रक में बांटा गया है। कई सारे सेक्टर में, कई सारे मतलब इनको क्षेत्रक में बांटा गया है, कई सारे इसके पार्ट्स हैं। तो पहला इसका पार्ट है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है द्वितीय सेक्टर मतलब सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। ठीक है,
अब देखिए प्राइमरी सेक्टर में आप देख रहे हो, ये एनसीईआरटी से मैंने लिया है फिगर पूरा। तो प्राइमरी सेक्टर में देखिए यहाँ पे जो भी है ना नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो प्राथमिक वस्तुएं उत्पादित करता है प्राथमिक सेक्टर और इनको प्रोसेस करके सामान बनाता है द्वितीय सेक्टर। एक एक करके हम पढ़ेंगे डिटेल फॉर्म में। और इन दोनों को जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है वो है तृतीय सेक्टर। तो ये क्या है, मानो कि वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। आर्थिक क्रियाओं में संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग, उत्पादन और वितरण शामिल हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड द यूज ऑफ रिसोर्सेज, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इन आर्थिक क्रियाओं को 3 क्षेत्रक में दैट मींस सेक्टर में डिफाइन करा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब एक एक करके हम देख लेते हैं इनको। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होते हैं, दैट मींस पर्यावरण से निकालते हैं जो भी रिसोर्सेज, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। चाहे हम एग्रीकल्चर कर रहे हों, मत्स्य पालन कर रहे हों, पशु पालन कर रहे हों, दैट मींस एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हों, वानिकी कर रहे हो, फॉरेस्ट्री वगैरह कर रहे हो, ये सारी चीजें, खनन उत्खनन कर रहे हो, ये सब जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है मेरे प्यारे दोस्तों। डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट। Activities in this sector depend on the natural resources such as land, water, vegetation and minerals like agriculture, fisheries, forestry, animal husbandry, mining और quarrying etc. ये सब जो है प्राइमरी सेक्टर के हिस्से हैं। अब आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब जो प्राइमरी सेक्टर से हम लिए गए हैं ना, उनका जो है उसे वस्तु निर्माण करना, उनको प्रोसेस करना, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसको औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, दैट मींस इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं इसको। इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे आलू उगाना प्राइमरी सेक्टर का काम है, इट्स पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, और उसको प्रोसेस करके एक आलू का जो 1 रुपये या 50 पैसे में कोई खरीदता है इंडस्ट्रियलिस्ट, उसको प्रोसेस करता है, उसको मैन्युफैक्चर करता है, चिप्स के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो चिप्स के रूप में परिवर्तन, आलू का प्रोसेसिंग जो है ये सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखना। और आलू की उस प्रोसेस में, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, वहां से हम बिजली का कंजम्पशन कर रहे हैं, मतलब पानी ले रहे हैं, पंप से पानी निकाल रहे हैं बिजली के सप्लाई के द्वारा। तो बिजली की जो सप्लाई है वो क्या कर रही है, सेवा प्रोवाइड करा रही है प्राइमरी सेक्टर को। तो ये टर्शियरी सेक्टर का हिस्सा हो गया बिजली का सप्लाई। ठीक है, और हम आलू उत्पादित कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर का हो गया, और सेकेंडरी सेक्टर उसी आलू को प्रोसेस करके चिप्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया कोर एरिया, बाकी आप चीजें समझ लोगे, प्लॉट कर लोगे। इसमें विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य सेवाएं वगैरह शामिल होती हैं। औद्योगिक क्षेत्र में लगे कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब, और उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। जो स्किल्ड लेबर है वो क्या है, व्हाइट कॉलर, और जो अनस्किल्ड हैं, श्रम के माध्यम से प्रोसेसिंग कराते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल में काम करते हैं लेबर वगैरह के माध्यम से, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। ठीक है, अंडर दिस नेचुरल प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। दिस इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर सर्विसेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम टर्शियरी सेक्टर में। यह सेवाओं का क्षेत्रक है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को यह सहयोग देता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे व्यापार। अच्छा सॉरी, मैंने वो बता दिया था ना कि बिजली टर्शियरी सेक्टर में आता है, ऐसा नहीं है। बिजली जो है वो प्रोडक्शन का हिस्सा है, तो सेकेंडरी सेक्टर में ही आता है। ठीक है, तो तृतीय सेक्टर की बात करें तो व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण। तो ये परिवहन, मान लीजिए उसी आलू का परिवहन करके हम ले जा रहे हैं कहां पे, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बेचने या किसी कंपनी में डंप करने, तो ये क्या हो गया, ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है परिवहन का। तो आलू का जो परिवहन हो रहा है वो क्या हो गया, टर्शियरी सेक्टर का हिस्सा हो गया। जो आलू प्रोसेस हो रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर का, जो आलू हम उत्पादित कर रहे हैं खेतों से वो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा हो गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस वगैरह ये सब क्या होते हैं, टर्शियरी सेक्टर के हिस्से हैं। ठीक है, this is the sector of services is support primary and secondary sector like trade, hotel, transport, storage, communication, public administration, defense आदि। ठीक है,
या आप यदि बेसिक लेवल से अभी इकोनॉमी का आप पहली कक्षा ही पढ़ रहे हो, 17वीं बीपीएससी आपका टारगेट है, या आईएएस का प्रिपरेशन करना शुरू किए हो, तो आपको पता नहीं होगा। लेकिन जब आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ोगे तो आपको देखने को समझने को मिलेगा कि जो टर्शियरी सेक्टर है ना, वो भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है। ठीक है, तो इस पूरे पार्टिकुलर वीडियो में हमने देखा इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमी क्या होता है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में हमने जानकारी रखी। सरकार और इकोनॉमी के जो रिलेशंस होते हैं, उनके डिग्री जो होती है इंटरवेंशन की सरकार की किसी भी इकोनॉमी में, उस डिग्री के आधार पे 3 हिस्सों में हमने देखा। पहला क्या था आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा स्टेट इकोनॉमी, तीसरा मिक्स इकोनॉमी था। उसके बाद हम जो इकोनॉमिक प्रक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, जिसे आय सृजन वगैरह होता है, प्रोडक्शन वगैरह होता है, इन सारे क्रियाओं को हम 3 सेक्टर में हमने देखा। जो भी लोग इसमें शामिल होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनके कार्य के आधार पर हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर की जानकारी प्राप्त करी। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें। लाइक करके हमें अप्रिशिएशन वर्ड भी लिखें नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और कुछ आपको मतलब सुझाव देना है या कुछ डिमांड करना है उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं कल के एपिसोड में, जिसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या अंतर होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजरमेंट करने के क्या क्या पैमाने होते हैं, जो एग्जामिनेशंस के लिहाज से, चाहे आईएएस हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या अदर यूपीपीसीएस हो, या अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन हो, सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।